Hello everyone, this is Shrutika and I welcomes you all on my channel, that is Shrutika Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter, that is basic concept of macroeconomics, जो हमने पहले की वीडियो में स्टार्ट किया था. ठीक है, but before starting this video, I request you all again, please subscribe my channel and like my videos if you like the content, and also share my videos as much as possible. Now let's start the session. Today we are going to cover फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आज और डिस्कस करते हैं. फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम इज दैट इनकम विच इज रिसीव्ड फॉर फैक्टर सर्विस. फैक्टर इनकम कौन सी होती है? वो इनकम जो हमें फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट मिलती है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट. लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस. कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट. तो ये आपकी क्या है? फैक्टर सर्विसेज है, और ये क्या है? आपका फैक्टर पेमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड, इट इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस. विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस, यानी कि बिना कुछ करे, बिना किसी सर्विस के अगेंस्ट जब हमें कोई इनकम रिसीव होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम. क्लियर? नेक्स्ट, जो हमारी फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. ठीक है? फैक्टर इनकम इज द, इट इज इंक्लूडेड in both domestic income and national income. ठीक है? जबकि क्योंकि ये वो इनकम है जो हमें बिना किसी सर्विस के मिल रही है, बिना कुछ करे मिल रही है, इसलिए दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. Not included in domestic, not in national income. ना तो ये आपका डोमेस्टिक में इंक्लूड होती है, ना ही ये आपकी इन नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है. क्लियर? अब एक बार एक थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे चलो मैं एग्जांपल में ये कहता है लैंड, लेबर, फिजिकल, एंटरप्रेन्योर के बदले मिलती है. ठीक है? तो यानी कि ये किसके बदले मिलती है? फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलती है. कौन कौन सी है वो? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये किसके बदले में मिल रही है? ये तो हमने कुछ करा ही नहीं है. ठीक है? तो इट इज जनरली, ये किसको रिसीव होती है? इट इज जनरली रिसीव बाय, ये किसको रिसीव होती है? जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विस दे रहा है उसको मिलती है. ये किसको रिसीव होती है? रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड. ये किसको रिसीव होती है? गवर्नमेंट और हाउस होल्ड को रिसीव होती है. नेक्स्ट, इसमें हमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके बदले में वही मिलेगा कि क्या क्या मिलता है? रेंट, wages, interest and profit. क्लियर? इसके एग्जांपल देखें तो क्या है? जैसे ओल्ड एज पेंशन है. जैसे ओल्ड एज पेंशन किसको मिलती है? जो रिटायर हो जाते हैं, तो वो अपनी सर्विस नहीं दे रहे ना, जब तक दे रहे थे तब तक सैलरी मिल रही थी. अब सैलरी वो तो मिल नहीं रही, सर्विसेज तो वो दे नहीं रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्या दे रहे हैं? पेंशन दे रहे हैं. ओल्ड एज पेंशन लोगों को मिलती है जो बुजुर्ग हैं, या फिर आपके स्कॉलरशिप हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया. क्लियर?
तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, या फिर हम इसमें कह सकते हैं और क्या आ सकता है आपका ओल्ड एज पेंशन। और एक और एग्जांपल बहुत बढ़िया है इसका, इट आल्सो इंक्लूड द टैक्स विच इज गिवन टू द गवर्नमेंट। टैक्स टू द गवर्नमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि हम जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं उसके बदले इंस्टेंट हमें कोई सर्विस नहीं मिल रही है। मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया, इसके बदले हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, नहीं। वी आर सिंपली पेइंग द टैक्स, भले ही वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास लौट के आता है पैसा। लेकिन मानो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 10,000 टैक्स दे रही हूँ, अगर कोई दूसरा पर्सन है वो 30,000 दे रहा है, कोई लैक्स में दे रहा है, कोई करोड़ से भी टैक्स देते हैं लोग, तो हर एक को उसके पे टैक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलना, सबको इक्वल मिलता है जो मिल रहा है वापस प्लस इंस्टेंट उसी टैक्स के बदले नहीं मिल रहा। इसलिए जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं वो भी क्या है, आपकी ट्रांसफर इनकम होती है। यानी कि वो भी टैक्स भी डोमेस्टिक इनकम या नॉमिनेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। क्लियर? और इसके संग हम क्या ऐड कर सकते हैं, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट हमें देती है, इन द सेम सेंस कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट हमें दे रही है, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, हमने तो कोई सर्विस नहीं दी ना गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी दे रही है वो भी आपका ट्रांसफर इनकम में ही इंक्लूड किया जाता है, वो भी आपकी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होता है। एक और डिफरेंस इसके अंदर है क्या है भी कि ये क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग कॉन्सेप्ट मीन्स अर्न किया जाने वाला, हमने कुछ किया इसके बदले हमें कुछ मिला, यानी अर्निंग कर रहे हैं हम तब मिल रहा है, हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो फैक्टर पेमेंट मिल रहा है। जबकि ये क्या है, ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। रिसिप्ट कॉन्सेप्ट मीन्स कि बस हमें मिल रहा है, हमने इसके बदले कोई सर्विसेज या कोई और काम नहीं किया, सिंपल हमें क्या है, ये मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम वो होती है जो फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट मिलती है, ट्रांसफर इनकम हमें बिना किसी सर्विस के मिल जाती है। इसमें हम अर्न करते हैं, जबकि ये सिर्फ मिलता ही मिलता है कि रिसिप्ट हो रही है, इसके बदले कोई काम नहीं है। फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में दोनों में काउंट होती है, जबकि ना तो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी ना ही ये नेशनल इनकम में काउंट होगी। ये फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट मिलती है, ये गवर्नमेंट और हाउस होल्ड को मिलती है। इसके बदले क्या मिलता है, लैंड रिप्रेजेंटेशन प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, टैक्स टू द गवर्नमेंट, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट। So this is basically difference between factor income and the transfer income, and it is very important. जब आप आके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, उस वक्त ये बहुत काम आएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टूड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइनल गुड एंड द इंटरमीडिएट गुड। व्हाट इज फाइनल गुड एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है। So when we are talking about final good and intermediate good, सबसे पहले पता होना चाहिए कि what is final good, या किसको हम final good कहेंगे या किसको हम intermediate good कहेंगे। फाइनल गुड कौन से होते हैं? फाइनल गुड वो होते हैं कि जो या तो कंजम्पशन के लिए खरीदे जाए, यानी कि हम उसे कंज्यूम करेंगे डायरेक्ट। अब वो बिल्कुल बनकर तैयार है, प्रोडक्ट बिल्कुल बनकर तैयार है, उसमें कोई चीज ऐड नहीं होनी, कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी, और उसको हम सीधे कंज्यूम करेंगे। या फिर उसको हमने इसलिए खरीदा है ताकि हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि हम कुछ उसे इन्वेस्टमेंट कर सकें। अभी मुझसे और डिटेल समझिए, एग्जाम्पल के समझ में आएगा। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं कि या तो वो रीसेल के लिए खरीदे गए हैं, कि मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा ताकि मैं उसे रीसेल कर सकूं, तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो यानी कि या तो वो रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदे जाते हैं, आइदर फॉर रीसेल या वी कैन यूज ऑल वर्ड इन इट, नॉट प्लस साइन, या फिर वो हम उसमें क्या करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन करेंगे इन दी सेम ईयर। उसी साल अगर हमें उसमें कुछ और फर्दर इनोवेशन करना, कुछ प्रोडक्शन करना है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ फर्नीचर, ठीक है, हम फर्नीचर जो बना रहे हैं इन विच आई एम यूजिंग दी वुड मुझे यूज करनी है,
तो जो वुड है मेरे लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उससे अभी क्या बनाऊंगी, फर्नीचर बनाऊंगी। तो मैंने क्या कहा, फर्दर प्रोडक्शन होगा उसी साल के अंदर अंदर, तो वो क्या कहलाया जाएगा, इंटरमीडिएट वुड कहलाया जाएगा। ठीक, या फिर मैं मेरी सिंपल कन्फेक्शनरी की शॉप है, मैं ब्रेड खरीद कर लाती हूँ और उसे आगे सेल कर देती हूँ, तो मेरे लिए जो ब्रेड है वो क्या है, वो भी इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि मैं उसे रीसेल के लिए खरीद रही हूँ। ठीक, फाइनल गुड जो या तो कंजम्पशन के लिए खरीदा जाता है या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जाता है। इसमें कैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया ना ब्रेड का, तो ब्रेड होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए क्या है, ब्रेड फॉर रिटेलर इंटरमीडिएट है। लेकिन वही ब्रेड अगर एक कंज्यूमर खरीद रहा है, ब्रेड फॉर कंज्यूमर, ताकि वो कंज्यूम कर सके उसे, अब उसे आगे वो रीसेल नहीं करना है, वो अपने लिए यूज कर रहा है, उसको वो सैंडविच बनाए, उसका वो कुछ और प्रोडक्ट बनाए, लेकिन वो अपने लिए कर रहा है, वो आगे से सेल नहीं करेगा, then it is covered under the final goods। जैसे हम एग्जांपल और ले सकते हैं कि यही ब्रेड अगर सैंडविच मेकर खरीद रहा है, यानी कि कोई रेस्टोरेंट खरीद रही है ये ब्रेड, और उस ब्रेड से वो सैंडविच बनाते हैं, then they sold it, तो उन्होंने क्या करा, उसमें कोई वैल्यू ऐड करी, यानी कि उसमें अभी उन्होंने उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन किया, तब वो बेचा उसी साल के अंदर, then it's covered under the इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वही ब्रेड एक कंज्यूमर खरीद रहा है, उसको सैंडविच बना रहा है, लेकिन वो आगे रीसेल के लिए नहीं बना रहा ना, वो अपने लिए खरीद रहा है, then it is covered under the final good। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड द इंटरमीडिएट गुड, कि बेसिकली है क्या, ये हमें समझ में आ गया कि फाइनल गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड क्या है। नेक्स्ट इज, हमने यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट का कैसे पता लगेगा कि कोई चीज इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टेलर हूँ, आई एम अ टेलर, और बीइंग अ टेलर मैंने क्या खरीदी, स्विंग मशीन खरीदी, तो वो स्विंग मशीन मैंने रीसेल के लिए नहीं खरीदी, ठीक है, प्लस वो मैं उससे प्रोड्यूस करूंगी, कुछ प्रोड्यूस करूंगी, मतलब कोई भी चीज उससे मैं कुछ प्रोड्यूस करूंगी, लेकिन उसके अंदर चेंज करके तो नहीं बेच रही ना। माना मैंने स्विंग मशीन खरीदी, मैंने टेलरिंग स्टार्ट करी, मैंने कपड़े सिले और मार्केट में सेल करे, तो मैंने जो चेंज करा वो कपड़े में करा, क्लॉथ में करा, मशीन में तो कोई चेंज नहीं करा ना, मशीन में तो कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हुआ ना, इसलिए मशीन मैंने किसके खरीदी, मशीन में जो मैंने पैसा लगाया वो मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो स्विंग मशीन टेलर ने खरीदी वो उसके लिए क्या कहलाई जाएगी, फाइनल गुड है, और क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है, उसमें उसने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है। वही स्विंग मशीन अगर मैं खरीद रही हूँ एज ए होम अपने घर के लिए, वो भी फाइनल गुड में आएगी, सब अभी आगे और बाइफरकेट करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रही हूँ, देन इट इज कवर्ड अंडर द फाइनल गुड, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी जा रही है। ठीक है, मैंने स्विंग मशीन में कुछ चेंज करके नहीं बेचा, अगर मैं स्विंग मशीन में चेंज करके बेच रही होती आगे, तब वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाती। ठीक है, मैंने स्विंग मशीन सिर्फ इसलिए खरीदी है ताकि मैं टेलरिंग का काम कर सकूं और कपड़े सिलकर बेच सकूं, सो इट इज द पार्ट ऑफ द फाइनल गुड। क्लियर? नाउ देन व्हाट दे आर सेइंग, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, अगेन क्योंकि इसमें अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, वैल्यू टू बी एडेड, अभी इसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है, तभी तो आगे रीसेल कर रहे हैं, यानी कि जैसे 10 रुपए का प्रोडक्ट है 12 का बेच रहे हैं, तो वैल्यू ऐड हो रही है ना, या इसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं तो वैल्यू ऐड हो रही है ना, दैट वैल्यू टू बी एडेड। जबकि इसमें अब कोई वैल्यू नहीं ऐड होगी, नो वैल्यू टू बी एडेड, इसमें अब कोई वैल्यू हम ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल फाइनल है। इसका हम एक डिफरेंस कह सकते हैं, डिड नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, अभी तक इसने बाउंड्री लाइन की प्रोडक्शन को, बाउंड्री लाइन जो है प्रोडक्शन की उसको क्रॉस नहीं किया, भले ही किसी काम में 4 स्टेप है या 5 स्टेप है, अलग अलग जगह हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक वो फाइनल गुड बनकर मार्केट में नहीं निकल जाता तब तक के वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। इसमें क्या बोला है उन्होंने, दे क्रॉस द
इन्होंने क्या कर दिया है, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसका रीजन अभी हम देखेंगे। जबकि ये इंक्लूड की जाती है, इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में ये इंक्लूड की जाती है। ये इंक्लूड क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो हम फाइनल गुड बना रहे हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड होती है, इसीलिए उसे डबल, अगर हम दोबारा ऐड करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10 में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक व्हीट है, व्हीट फ्लोर मिल है, वो आगे चलकर उस व्हीट को ब्रेड मेकर को बेच रहा है। ब्रेड मेकर उसे कंपनी उसको किसी और काम के लिए आगे बेच रहा है। फाइनली वो सैंडविच बनकर मार्केट में निकल रहा है। तो अगर हम माना 10 रुपए की ब्रेड है, 10 रुपए का व्हीट है, 10 रुपए का व्हीट बेकरी पहुंचता है, वो 12 रुपए की ब्रेड मार्केट में निकालते हैं। वो 12 रुपए की जो ब्रेड है वो रेस्टोरेंट वाले खरीदते हैं और 14 रुपए का या 15 रुपए का सैंडविच बनाकर बेच रहे हैं। तो वो जो 15 रुपए हैं उसके अंदर ही 10-12 ऑलरेडी इंक्लूड है ना। इसीलिए अगर हम उसे डबल का ऐड कर देंगे कि हम 10 + 12 + 15 करेंगे तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए फॉर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में इंक्लूड नहीं की जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इंक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, उसके बाद हमने ये कहा कि अब कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। मुझे लग रहा है आप कर पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं बात कर रही हूँ स्वीट शॉप, ठीक है, अगर वो स्वीट शॉप मतलब शुगर है, शुगर अगर मैं अपने घर में लेकर आ रही हूँ और उससे चाय बना रही हूँ या उस शुगर से मैं स्वीट मैन्युफैक्चर कर लूँ एट माई होम, देन हाउ द स्वीट इज टू बी कंसिडर्ड, फाइनल गुड और द इंटरमीडिएट गुड? फाइनल गुड, क्योंकि वो मैं अपने घर के लिए यूज कर रही हूँ, उसे मैं आगे रीसेल नहीं करूंगी। जबकि वही स्वीट अगर स्वीट मेकिंग कंपनी का स्वीट मेकिंग जो वो है शॉप है वो खरीद रही है, तो उसके लिए स्वीट क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अभी उससे वो स्वीट बनाएगी और मार्केट में सेल करेगी। तो यानी कि कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, वो उसके डिपेंड करेगा कि वो किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब वो उसका फाइनल एंड यूज क्या हो रहा है। एंड यूज के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। फिर भी इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? सो कंजम्पशन नो वैल्यू टू बी एडेड। अगर हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड देखें तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या नेशनल पर्पस के लिए खरीदा जाता है, इंटरमीडिएट रीसेल करने के लिए या फिर फर्दर प्रोटेक्शन इन दी सेम ईयर। ठीक है, अब इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरमीडिएट गुड हमने वर्ड यूज करा है इन दी सेम ईयर। अगर कोई प्रोडक्ट मैं खरीदती हूँ फर्दर प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसका प्रोडक्शन उस साल नहीं हो पाता, अगले साल होता है, तो जितना प्रोडक्शन अगले साल होगा तो वो उस साल इस साल के लिए फाइनल गुड ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 10 टन कोल लिया था फॉर मेकिंग द ग्लासेस, 10 टन कोल लिया था फॉर मेकिंग द ग्लासेस, लेकिन जिसमें से 7 टन कोल ही हम लोग ग्लासेस के लिए यूज कर पाए, 3 टन का कोल रह गया। हमने क्या करा, हमने करा कि 10 टन कोल लिया और इससे क्या बनाने हैं, हमें गिलास बनाने हैं। तो ये 10 टन कोल मेरे लिए क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, लेकिन इसमें से हम इस साल 7 टन यूज कर पाए इन द ईयर, बाकी का 3 टन रिमेनिंग बच गया। तो ये 7 टन तो क्या है, नो प्रॉब्लम, इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन ये 3 टन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन साफ कहती है कि फर्दर प्रोडक्शन उसी साल होना चाहिए। अगर उस साल ना होके वो एक साल खींच देता है या एक साल के बाद होता है, तो इन केस वो क्या कहलाया जाएगा, आपका फाइनल गुड में काउंट किया जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा।
and there is no query in it. If it is so, then you may write in the comment section. Clear? So this is all about today's lecture. I hope you like the video, and if you like the video, then please subscribe my channel and click on the like button. Click on bell icon too, by which you can get the updates. So have a nice day.